हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11 ज्योग्राफी। और ये बोलते बोलते मुझे रट चुका है। तो अब हम कर रहे थे चैप्टर 10, पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी देयर। एंड नोट्स भी अब आपको मिल ही जाते हैं, बाय स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ में डाल दूंगा। अदरवाइज स्क्रीनशॉट इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, स्पेस उतना ही घेरेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो भी आपको फिर मिल जाएगा उससे। तो चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम का पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 2 अब आएगा आज, मतलब जो भी आज या कल तक जो भी है डल जाएगा पार्ट 2 भी। और हो सकता है पार्ट 2 में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन होगा नहीं जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद ये दो जो टॉपिक हैं हम बात करें तो ये सब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पढ़ना है हमें जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें विंड्स के बारे में पढ़ना है। विंड्स की अगर हम बात करें तो सीजनल विंड, लोकल विंड, लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है, माउंटेन एंड वैली विंड्स। तो ये सारी चीज़ें, एयर मासेस, फ्रंट्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो लास्ट के दो नाम जो मैंने बोले, भारी भरकम, ठीक है, भारी भरकम इन द सेंस जो ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, बड़े हैं, तो उनको अलग वीडियो में करना ही सही रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 3 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट होल थिंग इन पार्ट 2 ओनली। ठीक है, सो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफेयर अब ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चों का क्या होगा कि माइंड चेक होगा कि कितना वो समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो, समझाने वाला भी अच्छा होना चाहिए मेरी तरह, ठीक है, तभी समझ पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ठीक है, अब द पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड लार्जली डिपेंड्स ऑन वॉट। तो बेसिकली जो पैटर्न है विंड्स का, वो डिपेंड किस पे करता है वो हमें देखना है। तो 5 चीज़ें हैं जिस पे बेसिकली डिपेंड करता है, और भी चीज़ें हैं बट मेजरली 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेजरली 5 याद रखनी है आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला अगर हम बात करूँ तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट। सबसे पहला क्या है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन, मतलब जो हीटिंग है वो किस हिसाब से हो रही है। इक्वेटर पे हीटिंग ज़्यादा होती है, ट्रॉपिक कैंसर पे थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर उसके बाद पोल्स पे होती नहीं है, तो उस हिसाब से एटमॉस्फेरिक हीटिंग पे डिपेंड करता है। लैटिट्यूड पता ही है सबको। एमरजेंसी ऑफ प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट देखा जाए तो इसी हिसाब से प्रेशर बेल्ट भी ओरिजिनेट होंगी, जैसे कि बताया था इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, पोलार लो, पोलार हाई, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। द माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फ्रॉम एपरेंट पाथ ऑफ द सन, जो मूवमेंट है सन की वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी वजह से बेल्ट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन, कंटिनेंट एंड ओशियन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है, मतलब 70% ऑफ द लैंड इज़ इन नॉर्थ। साउथ की बात करें तो 30% सिर्फ। तो ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जिस हिसाब का हमारा अभी पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा जो माहौल है पूरे अर्थ का, वो डिपेंड करता है इस पर भी। द रोटेशन ऑफ अर्थ, किस हिसाब की रोटेशन है अर्थ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इस चीज़ पे। सो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डायग्राम, जो आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी समस्या होगी, और मुझे भी समझाने में होगी। मैं नहीं कह रहा मैं सबको समझा दूंगा, ठीक है, तो है। अब आपने आई टी सी जेड तो सुना ही होगा, ठीक है, ये आई टी सी जेड सुना ही होगा अगर 9th में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ज्योग्राफी में। तो आई टी सी जेड इज़ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्लियर है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हम बोलते हैं आई टी सी जेड को। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, चेंज हो जाती है। अगर जो सन है, मान लो यहाँ पे हम सन मान लेते हैं, तो सन अगर ऊपर जाएगा, मतलब सन अगर ऊपर जाए, मतलब पोजीशन जो होगी सन की चेंज होगी, तो अगर वो ऊपर जाएगा तो जो ये इक्वेटर आई टी सी जेड है ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और ये नीचे जाएगा सन, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है आई टी सी जेड। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सन पे डिपेंड करता है आई टी सी जेड कहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब मेन चीज़ पे आएंगे, है ना। अब देखो विंड सिस्टम तरह तसल्ली से समझाते हैं हम आपको। मैं मोटा मोटा समरी दे देता हूँ पहले, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। डिटेल आप खुद देख लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए जी, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए सिर्फ डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। कोशिश करना बस समझने की। अब देखो 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा, जो एयर होगी वो क्या होगी, राइज होगी, हाँ या ना। एयर क्या होगी, राइज होगी। तो मैंने बताया था ना पिछले डायग्राम में, पिछले डायग्राम था ना, एयर एयर क्या होगी, लो पे क्या होती है, राइज होती है, हाँ या ना। एयर क्या होगी, लो पे राइज होगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल लो है, तो ऑलरेडी क्या होगी, ये राइज होगी, और क्या हो जाएगी आगे जाके डाइवर्ज, एक गई इस तरफ, एक गई इस तरफ। ठीक है, यहाँ चली गई। अब होगा क्या,
जैसे ही ये दूर जाएगी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही दूर जाएगी टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वेटर से हट जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो एयर क्या करती है, कंडेंस करती है। क्या करती है, कंडेंस करती है। तो एयर ने कंडेंस किया, यहाँ पे आ गई। एयर ने कंडेंस किया, नीचे चली गई। यहाँ भी सेम चीज़, एयर ने कंडेंस किया, यहाँ पे आ गई। हाँ है ना, ठीक है जी। एयर ने कंडेंस किया, यहाँ पे आ गई। अब क्या होगी मूवमेंट, अब ये इस तरफ इधर मूवमेंट हो रही है इसकी, देख रहे हो ये लाइन दिख रही है, यहाँ मूवमेंट होगी इसकी, कन्वर्ज होगी। अब नीचे नीचे दौड़ेगी, नीचे नीचे दौड़ेगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब फिर से यहाँ पे देखो, अब ये नीचे गई इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया और यहाँ से ठंडी हवा ऑलरेडी आई रही थी इस तरफ से, यहाँ से ऊपर से, ठीक है। पोलर से ठंडी हवा आई रही थी, तो नीचे ये नीचे आ गई। अब सन सन की मूवमेंट अभी यहाँ थी, अब सन क्या होगा, ऊपर भी तो जाएगा सन, सन ऊपर भी तो जाएगा। सन ऊपर आ गया, अब फिर से ये क्या हो गया, हीट हो गया अच्छे से एरिया। फिर से ये क्या होगी, एयर क्या हो गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई एयर, ऊपर चली गई। अब ऊपर जाने के बाद फिर डाइवर्ज होगी, एक इधर आ जाएगी और एक इधर चली जाएगी। हाँ या ना, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, सॉरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा पोलर पे। तो ये नीचे आ जाएगी यहाँ से और फिर ये इस तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी। अभी देखो सेल्स बन रहे हैं, ये सेल बना, इसको हमने कह दिया पोलर सेल। अब ये वाला पूरा एक सेल बना, इसको हमने कह दिया फेरल सेल। अब ये वाला जो पूरा सेल बना, इसको हमने कह दिया हेडली सेल, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, हमने सिर्फ प्रेशर से और टेम्परेचर से खेला है, सिर्फ सिंपल, नो रॉकेट साइंस, सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर का कमाल है, याद रखना। मैंने आपको पहले बता देता, दिस इज इक्वेटोरियल लो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल सॉरी पोलर, पोलार हाई, हाई ये है ना, तो पोलार लो है और ये पोलर हाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे बना रखा है, क्लियर है। अब इनके नामकरण कुछ इस तरीके से, देखो नामकरण, विंड का नामकरण करना बहुत आसान है। विंड का अगर आपको नामकरण करना है तो उससे आसान कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखो ये विंड से आ रही, मतलब सॉरी वेस्ट से आ रही है, ये विंड से वेस्ट से आ रही है तो इसका नाम रख दिया वेस्टर्लीज। ये ईस्ट से आ रही है, इस तरफ ईस्ट है तो ईस्ट से आ रही है तो इसका हम नाम रख दिया ईस्टर्लीज। अब ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, यहाँ पे ईस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ है, तो यहाँ से आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। और ये साउथ और ईस्ट से आ रही है तो साउथ ईस्ट, ठीक है। ये फिर से वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली, और ये फिर से ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज। तो नामकरण करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सेल बनाना बहुत बड़ी बात थी। सेल बनाना समझ गए हम कि यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लो ऑलरेडी है, लो है तो एयर क्या करेगी, राइज करेगी, देन दो पार्ट में टूट जाएगी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, हाई आएगा जिसमें एयर क्या करती है, सबसाइड करती है, नीचे आ जाएगी, फिर अपने डायरेक्शन में फ्लो करेगी। एंड देन क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो आ जाएगा, लो आ जाएगा, एयर फिर राइज करेगी। एंड देन अपने अपने जो है सर्कल, मतलब वो जो सेल है वो फॉर्म हो जाएगा। याद रखना ये चीज़ें। हम मतलब ग्रेजुअल, आपका बिल्कुल ऐसा तो चेंज नहीं है कि ग्रेजुअल चेंज हो जाएगा कि भाई बहुत जल्दी हमने सब कुछ सीख लिया, सडन चेंज नहीं आएगा आपकी नॉलेज में, यस, बट ग्रेजुअल चेंज आएगा। हमें भी बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ें समझने में, 2 साल हो गए इसे पढ़ते पढ़ते, इसलिए अब याद हो गया है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उतनी जल्दी हो जाए, या हो सकता है और भी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं। तो सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके ये चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ज्योग्राफी से प्यार हो जाएगा, अदरवाइज ज्योग्राफी से नफरत करने लग जाओगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको एक बार रीड आउट कर देता हूँ, साथ के साथ जो समझाने वाला होगा समझा दूंगा, ठीक है। द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक कन्वर्ज टू द स्लोप, अब देखो होगा क्या, मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। द एयर एट द ITCZ राइजेज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन यूज्ड बाय हाई इंसुलेशन एंड अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। अब ITCZ पे जो होगा वो क्या होगा, राइज करेगा बिकॉज ऑफ दिस, इसमें रीज़न दे है कन्वेक्शन, वही टेम्परेचर हाई है और जो प्रेशर है वहाँ पे लो है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये राइज करेगी, ठीक है। अब दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं, ये राइज कर गई। अब उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा था विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन पे क्या करेंगी और कन्वर्ज करेंगी। एंड द कन्वर्ज्ड एयर राइजेज अलॉन्ग द कन्वेक्टिव सेल, ये क्या करेंगी, राइज कर रही है, ठीक है। अब इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर, कहाँ तक जाएंगी, 14 किलोमीटर अप तक, मतलब ट्रोपोस्फेयर की हाइट तक जाएंगी। एंड मूव्स टूवर्ड द पोल, पोल्स की तरफ जाएगी, एक यहाँ चली गई साउथ पोल की तरफ, एक नॉर्थ पोल की तरफ चली गई, ठीक है। अब दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अभी 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक ये इसी तरीके से फ्लो करती हुई रहेंगी। मैं एक ही तरफ का समझा रहा हूँ, साउथ का सेम होगा जैसे नॉर्थ का होगा, ठीक है। तो एक ही तरफ का समझते हैं सिर्फ नॉर्थ का। अब यहाँ पे हो गई, अभी क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई है तो क्या करेगा, सबसाइड करेगा, ठीक है। ये एयर है वो नीचे की तरफ आ गई। डाउन ब्लो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड द इक्वेटर एज ईस्टर्लीज, अब ये क्या हो जाएगी, ईस्टर्लीज की तरह जो एयर है, ये देखो ये ईस्टर्ली की तरह ये एयर आ जाएंगी यहाँ पे वापस से, कोई दिक्कत नहीं।
अब द ईस्टर्लीज फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर कन्वर्ज इन द ITCZ पे दोनों ईस्टर्लीज क्या होंगी? देखो इसे ईस्टर्लीज भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ईस्ट से आ रही तो ईस्टर्लीज भी बोल सकते हैं, तो ये कन्वर्ज कर देंगे ITCZ पे। हमें इससे मतलब ही नहीं है, तो हमें पता है कन्वर्ज कर रही है ITCZ पे, ठीक है। हम बनाने सेल। अब देखो सच सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड सेल्स। अब इनको हमने क्या कहते हैं? सेल्स। अब देखो ये ऊपर गई, ये नॉर्थ पोल की तरफ गई, ये नीचे आई, अब ये क्या आएगी? ईस्टर्ली की तरह इस तरफ आ गई, ठीक है। तो ये एक सेल बन गया जिसको हमने बोल दिया हेडली सेल। क्या बोल दिया? हेडली सेल, ठीक है। अब उसी तरीके से ऊपर क्या बनेगा? फेरल सेल। उसके ऊपर क्या बनेगा? पोलर सेल। सेम सर्कुलेशन है सारी, कोई भी अलग चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर का कमाल है, ठीक है। याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे मैंने लिख रखी होगी क्या? हाँ लिख रखी है, लिख रखी है क्या ये? नहीं ये नहीं है, सॉरी, मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो जनरल सर्कुलेशन है, जनरल सर्कुलेशन जो है ये क्या करती है? इट अफेक्ट्स ओशियंस, इट अफेक्ट्स ओशियंस ऑल्सो। ये ओशियंस को भी अफेक्ट करती है। लार्ज स्केल विंड्स को, जैसा कि हम बात करें साउथ वेस्ट मानसूनल विंड, ठीक है, तो लार्ज स्केल विंड को भी ये अफेक्ट करती है, ठीक है। अब ओशियन इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर। अब इसके टर्न में ओशियन क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली जो सारा खेल है ये मॉइस्चर्स वगैरह का ही तो है, तो ये ओशियन क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स मॉइस्चर। तो ये बुक में लिखा है, आपकी सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बेसिकली। मैं हर बार ये बात बोल रहा हूँ, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, बिकॉज नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत खेल है प्रेशर टेम्परेचर वगैरह का, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप इसे 3-4 बार रीड कर लेते हो तो, ठीक है। बाकी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि भैया यस क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें जनरल किस तरीके से अफेक्ट करती है, ठीक है। अफेक्ट तो करती है तो हमने देख लिया किस तरीके से अफेक्ट करती है ओशियंस को। अब देखो आपने सुना होगा एल नीनो, ठीक है, एनजो सुना होगा ना, दोनों चीज़ें सुनी होंगी। अब एनजो क्या होता है? ये देखो ई एन मतलब एल नीनो, एस ओ मतलब साउदर्न ऑसिलेशन। तो जब ये दोनों दोनों फिनोमेना मिल जाते हैं तो इसको हम एनजो बोल देते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी हम देखते हैं एल नीनो होता क्या है। बेसिकली दोनों चीज़ें पता होंगी तभी तो एनजो पता होगा ना। अब देखो वार्म वाटर होता है सेंट्रल पैसिफिक ओशन। अब इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड मैप आप देखना कि पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब ये क्या होता है? धीरे धीरे साउथ अमेरिका कोस्ट की तरफ आता है, और जो कूल पेरुवियन करंट है, कूल पेरुवियन करंट है, इसको मतलब क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। और इसी अपीयरेंस, ये जो अपीयरेंस है वार्म वाटर की, जब ये आती है किसको, तो इसको हम एल नीनो बोलते हैं। मैं आपको खुद ही मैप दिखा देता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। अरे ये क्या खोल लिया? सब कुछ देख लिया तुमने मैं कैसे करता हूँ? चलो कोई बात नहीं। एल नीनो लिख देता हूँ, अपने आप आ जाएगा उसका मैप, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। कौन सा डायग्राम खोल दें? ये खोल दें, चलिए यही खोल देते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही इसने मतलब बड़ा चढ़ा के बता दिया ना, नॉर्मल डायग्राम चाहिए हमें। ये देखें, ओके ओके यही सही है ना। अब यहाँ कहीं ये देखो, ये इस जगह पे क्या है? सेंट्रल पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे वार्म वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? वार्म वाटर। यहाँ पे कूल पेरुवियन करंट होता है। क्या होता है? कूल पेरुवियन करंट। तो ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका पे यहाँ पे कूल पेरुवियन करंट चल रहा है, बट ये रिप्लेस हो जाता है किससे? वार्म वाटर से। कहाँ से आता है वो? सेंट्रल पैसिफिक ओशन से। और उसको रिप्लेस कौन करता है? मतलब वो किसको रिप्लेस करता है? पेरुवियन करंट को, कोल्ड करंट को। अब जब ये अपीयरेंस होता है वार्म वाटर का, द अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर रिजल्ट्स इन एल नीनो, ठीक है। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका इफेक्ट होता है किस पे? मानसून पे। अगर ये ना आए तो मानसून नहीं होता है बहुत सारी जगहों पे। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, फ्लड्स आ जाते हैं, इंडिया और चाइना में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देता है, वो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर पैसिफिक इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन। अभी जो प्रेशर कंडीशन चेंज हुई है पैसिफिक ओशन के अंदर, इसी को हम साउदर्न ऑसिलेशन भी बोल देते हैं। क्लियर है? नो डाउट रिगार्डिंग दिस। और इस कंबाइंड फेनोमेना को हम बोलते हैं एनजो, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। दोनों को क्या बोलते हैं? हम एनजो बोलते हैं। अब क्या होता है जब एनजो स्ट्रांग होता है तो क्या होता है? बहुत सारा हम देखते हैं क्या, चेंजेस देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं वेदर में, ठीक है। अब जो साउथ अमेरिका की जो एरिड रीजन है, मतलब जो साउथ अमेरिका के हमने साइड में देखा था क्या, एरिड रीजन, मतलब जो वेस्ट में जो उधर का क्या है, मतलब डेजर्ट टाइप में है, जो डेजर्ट है
उसमें क्या आता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और ड्रॉट पड़ जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और फ्लड्स आ जाते हैं कहाँ पे, इंडिया और चाइना के अंदर, सॉरी, ड्रॉट पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, और फ्लड्स आ जाते हैं चाइना के अंदर जहाँ की बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली मॉनिटर की जाती हैं ताकि हम पता लगा सकें कि बारिश कैसी होगी, रेनफॉल कैसे होगा। हमने देखा है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या IMD भी देखते हैं हम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इन सब में क्या होता है बेसिकली, ये पता लगाते रहते हैं कि सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, जो वो किस तरीके से पता लगाते हैं, इसी तरीके से तो पता लगाते हैं कि जो एल नीनो इफेक्ट है या एनजो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है वरना ड्रॉट ना आ जाए, कम स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो जाए, तो उस तरीके से वो पता लगाते रहते हैं, ठीक है। और जो इफेक्ट है एनजो का वो सीजनल विंड और लोकल विंड्स पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अब लोकल विंड्स तो पता होगा ना आपको, जो लू वगैरह होती है, ठीक है, जो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में चलती है लू, उसको क्या कहते हैं, लोकल विंड्स। और सीजनल विंड की अगर हम बात, ये लू आ गया इसका एग्जांपल, सीजनल विंड में आ गया हमारा साउथ वेस्ट मानसूनल विंड, ठीक है। सीजनल मतलब जो एक ही बार आती है साल में और जो हमारे पास क्या है, रेनफॉल करके जाती है, तो उसको हम सीजनल विंड कह देते हैं और उसको लोकल विंड कह देते हैं। तो समस्या नहीं होनी चाहिए दोनों में। अब देखो इसमें भी मैंने, अब मैं बात करूँगा लैंड और सी ब्रीज में, लैंड और सी ब्रीज में भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, ठीक है। या एक काम करते हैं ना, जनरल सर्कुलेशन एक ही में रहने देते हैं, ठीक है। सॉरी मेरे को करना पड़ेगा ये, ठीक है, अभी क्योंकि 16 मिनट हुए हैं, ठीक है, 16 मिनट में जनरल सर्कुलेशन हमारा हो गया है। अब मैं सीजनल विंड, लोकल विंड और ये सारी जितने भी ब्रीजेज हैं ये सब पढ़ाऊँगा मतलब अगले पार्ट में, और साथ में उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह भी कर दूंगा ख़त्म। देखो आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरे पे नोट्स पड़े हैं, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बना रखे हैं, एयर मासेस कितने तरीके के होते हैं, उसके बाद फ्रंट्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये NCERT से रेफ़र करूँगा, इसलिए मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, रेफ़र टू NCERT, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में लिख रखा है, और ये देखो वीडियो भी है, ऐसा नहीं कि तुम यार देखो तुम समझा करो कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ कुछ। फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन किस तरीके, देखो साइक्लोन मूव कर रहा है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं साइक्लोन के लिए, तो सारी चीज़ें हो रखी हैं यहाँ पे। ये वीडियो कहीं और भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने वाला नहीं मिलेगा ना, तो दिस इज़ द रीज़न ओनली। सो अरे नहीं अभी तो कीप रखो, अरे यार गलती हो गई, अभी सब लिखा रह जाएगा, सॉरी कोई बात नहीं। चलो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स फैमिली नहीं देखेगी, बार बार बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो जल्दी ही से पार्ट 3 भी आएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।